Okay, Assalamualaikum class. Myself Usama Iqbal, and today we have to read the introduction of Simone de Beauvoir as a feminist writer. Secondly, the question arises that why we are going to read Simone de Beauvoir. हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? तो मैंने आपको बताया था शायद लास्ट क्लास में कि सिमोन डी ब्यूवा जो थी शी वाज द पायनियर ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म आई और फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा कि इन्होंने दो सिंपल सी डिमांड्स रखी। डिमांड्स क्या थी? राइट टू वोट और राइट टू इनहेरिटेंस। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म थी और दो डिमांड्स थी। अब जब ये वेव ऑफ फेमिनिज्म ख़त्म हो गई तो एक राइटर आई साइमोन डी ब्यूवा और इसने एक बुक लिखी और बुक का नाम था द सेकंड सेक्स। द सेकेंड सेक्स वॉज द नेम ऑफ द बुक। अब जब इसने बुक लिखी है द सेकेंड सेक्स तो उसके अंदर इसने वुमेन के ऊपर जो अग्रेशन है, वुमेन के ऊपर जो क्रूएलिटीज और ब्रूटैलिटीज वो फेस कर रही है, उसने वन बाय वन उसे हाईलाइट करना शुरू कर दिया। जब उसने वन बाय वन उनको हाईलाइट किया तो उस बुक की बेस के ऊपर सेकंड वेव स्टार्ट हुई। इसलिए इसे पायनियर कहते हैं इस वुमेन राइट मूवमेंट का या फेमिनिस्ट मूवमेंट का। क्यों? क्योंकि पहले तो राइट टू वोट और राइट टू इनहेरिटेंस तक बात थी, लेकिन ये उसके बाद वुमेन को इसने प्रवोक किया एक बुक लिख के। किसके लिए? कि वो अपने दूसरे मेजर फंडामेंटल राइट्स को डिमांड करे। ओके ओके, नो लुक एट हर अर्ली बैकग्राउंड। ही वॉज बॉर्न ऑन 9 जनवरी 1908। आगे क्या है? 9 जनवरी 1908 को वो पैदा हुई थी एंड स्पेंट ऑल 5 years ऑफ हर लाइफ इन मोंटेपेसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेरिस, फ्रांस। फ्रांस में इसने मोंटेपेसे जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे इसने अपना अर्ली टाइम स्पेंड किया था। ही वॉज इंटेलेक्चुअली प्रिकॉशियस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम ए यंग एज। It means she was genius. She had intellectual abilities even from the beginning of her life, fueled by her father. It means she was motivated by her father's encouragement. He reportedly would boost Simone thinks like a man. He basically gives her compliments. He gives her compliments that you act like a man, you think like a man. Like हमारे घरों में नहीं कहते कि ये मेरा बेटा है, बूस्ट करने के लिए उसको। तो हर फादर माइट डूइंग द सेम थिंग, वो भी यही काम करता था। Okay, one more thing about her is that she is basically Catholic. Firstly, she was Catholic, but whenever she reached towards the age of adolescence, it means whenever she turned at the 18 years old, what she did, she actually left their religion. उसने अपना मज़हब छोड़ दिया। उसके बाद वो इस सिचुएशन को, अपना मज़हब छोड़ने के बाद की जो सिचुएशन है उसके बारे में ब्यूवा लिखती है। क्या लिखती है? अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड द टेरिबल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वर्ड। शी सेड आई एम अलोन। इट मीन्स कि जब वेन एवर यू आर इन स्टेट ऑफ लोनलीनेस और वेन एवर यू आर फीलिंग स्ट्रेस और डिप्रेशन, तो आपको एक होप होती है, देयर माइट बी अ रे ऑफ ऑप्टिमिज्म, और वो उम्मीद क्या होती है? कि गॉड विल हेल्प मी। अब जब किस बंदे ने रिलीजन को छोड़ दिया है, वो एथियस्ट हो गया है, उसने कहा है कि आई एम बिलीवर ऑफ नन, मैं किसी चीज के ऊपर यकीन नहीं करता, तो पहली चीज जो उसने फेस की वो क्या थी? लोनलीनेस। और ये उस लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर रही है कि मैंने रिलीजन को छोड़ने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि लोनलीनेस कितना टेरिबल, सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस होती है इंपॉर्टेंस। कहते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम ये फील किया कि इस वर्ड में क्या टेरिबल सिग्निफिकेंस है। alone without witness. It means that even it is found in Christianity and even it is found in Islam that whenever you commit any wrong deed, then there is a superpower who is witnessing all of your incidents. मतलब कोई ऐसी सुपर पावर है जो आपके हर इंसिडेंट को विटनेस कर रही है, आपके हर डीड को देख रही है। बट वेन एवर यू हैव लेफ्ट क्रिश्चियनिटी, जब आप क्रिश्चियनिटी को या अपने रिलीजन को छोड़ देते हैं तो फिर क्या करते हैं? अलॉन विदाउट विटनेस, आपको कोई देखने वाला नहीं होता क्योंकि गॉड को तो आप मानते नहीं हैं, आप कहते हैं वो है ही नहीं है। विदाउट एनी वन टू स्पीक टू,
अगेन वो क्या कहती है विदाउट एनी वन टू स्पीक टू, दैट यू हैव नो वन टू होम विद होम यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, विद होम यू कैन शेयर योर पेन्स। आपको इस सिचुएशन का भी आइडिया होगा कि जब आप बेड पे होते हैं या कहीं भी होते हैं तो आप, although you are a practical मुस्लिम और नॉट, लेकिन आप क्या करते हो, आप गॉड को एड्रेस करते हो, उससे बात करते हो, उससे शेयर करते हो अपनी चीज़ें। लेकिन कहती है मेरे पास तो फिर कोई बोलने को ही नहीं रहा, वो किससे अपनी चीज़ें शेयर करेगी। विदाउट रिफ्यूज, विदाउट रिफ्यूज कि जब आप कोई काम करके थक जाते हो तो यू आर सपोज टू डिजायर द रिफ्यूज ऑफ गॉड, आप गॉड की रिफ्यूज मांगते हो, पनाह मांगते हो। अब उसने रिलीजन को छोड़ दिया था तो कहती मेरे पास रिफ्यूज भी नहीं है, अब मैंने किससे पनाह लेनी है। ओके, नो लेट्स लुक एट अ फिलोसॉफिकल सेक्स स्कैंडल। मैंने शायद आपको पहले नहीं बताया कि जेपी सॉथर, जेन पॉल सॉथर जो था, ही वाज द क्लास फेलो ऑफ सिमोन डी ब्यूवा। जेपी सॉथर को आपने पढ़ा होगा इन एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी, ही वाज वन ऑफ द की ऑथर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। वो इसका डिब्यूवा का क्लास फेलो था, लेकिन ही वाज बेसिकली एन एवरेज स्टूडेंट। लेकिन सिमोन डिब्यूवा जो थी, शी वाज अ हेल्थ कॉम्पिटेंट, शी वाज द टॉपर ऑफ द क्लास। अब इससे किसी ने पूछा था कि ब्यूवा, इससे सातर से, जेपी सातर से, कि आप तो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट थे, तो वो तो टॉपर थे, तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड या आप इतने एवरेज क्यों थे। तो वो कहता है कि इट मीन्स आई एम क्रिएटिव, कि मैं क्रिएटिव था इसलिए मैं डिफरेंट सोचता था लोगों से, इसलिए मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड एवरेज था। खैर एनीहो, इनका एक सेक्स स्कैंडल जो था वो बहुत फेमस हुआ था, और उसके ऊपर सिमोन डिब्यूवा को प्रोफेसरशिप से रेस्टिकेट कर दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था। हुआ ये था कि एक स्टूडेंट थी इसकी, बियांका लैम्बलिन, शी वॉज 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ऑफ डिब्यूवा। ब्यूवा की वो स्टूडेंट थी और उसकी एज 17 ईयर ओल्ड थी। एंड टू अलॉन्ग विद साटर बिगन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो इन्होंने क्या किया था, 1939 में ये दो वुमेन थी और एक जीन पॉल साटर था, ये तीनों मिलके तो दे हैव एस्टेब्लिश्ड अ थ्रीसम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल स्कैंडल। तो इन तीनों ने इसके ऊपर, वो 1 साल तक इनका ये रिलेशनशिप चलता रहा। तो उस टाइम जो थी ये ब्यूवा, शी वाज 29 ईयर ओल्ड, और इसे इसका जब वेन एवर द स्कैंडल, दैट सेक्सुअल स्कैंडल वाज एक्सपोज, देन शी हैड बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम एज अ पोस्ट ऑफ प्रोफेसर फ्रॉम द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। और उससे जो उसकी रेस्ट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, ब्यूवर सपोर्टेड हर सेल्फ बाय हर ओन राइटिंग। अब उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम रहा नहीं था, क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट कर दिया था, और टर्मिनेट करने का रीज़न क्या था, वो सेक्सुअल स्कैंडल था जो उसने अपने स्टूडेंट के साथ मिलके, जो इन तीनों का था। फ्रॉम दैट रिस्पेक्ट शी रिमेन्ड इन हेडलाइंस एज वेल। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ बोथ। इन 1929 जेन पॉल सातर और जो सिमोन डी ब्यूवा थी, they had established a relationship from in 1929. So in spite of a very long relationship, they were unable to get married throughout their life, but they remained friends. वो शादी नहीं कर सके अपनी पूरी ज़िंदगी में, लेकिन दोस्त रहे थे वो उसके बाद भी। और उनके दरमियान सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रहे थे, लेकिन उनका रिलेशनशिप जो था उसे लीगल स्टेटस नहीं मिल सका। अब आप ये देखें कि वो फिलोसफर क्यों बनी थी। इस पे वो खुद ही बताती है कि इट वेंट स्ट्रेट टू द एसेंशियल्स, कि मेरी ये बात एसेंशियल्स के लिए। एसेंशियल्स कौन होते हैं, जो विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन और विदाउट एनी प्रॉपर रीजनिंग वो वैसे ही बात कर देते हैं, अनटेस्टेड बातें करते हैं, स्टीरियोटिपिकल जो बातें करते हैं। कहते आई हैड ऑलवेज वांटेड टू नो एवरीथिंग, मैं हमेशा सब कुछ जानना चाहती थी। अबाउट फिलॉसफी वुड अलाउ मी टू सेटिस्फाई दिस डिज़ायर, और फिलॉसफी ने मुझे अलाउ किया, शी बेसिकली फिलॉसफी मेक्स मी एबल टू सेटिस्फाई माई डिज़ायर ऑफ लर्निंग, फॉर इट एम्ड एट टोटल रियलिटी। लेकिन फिलोसफर्स का आपको पता होगा कि वो ऑलरेडी रिसीव्ड रियलिटीज़ जो हैं, जो सोसाइटी से या ट्रेडिशन से मिलती हैं आपको,
फिलोसफर्स उनके ऊपर बिलीव नहीं करते. They questions each and everything that is found in the society. Either these are our beliefs, either these are our religion, either these are our socio-economic conditions. वो हर चीज़ को चैलेंज करते हैं और हर चीज़ की रियलिटी तक जाना चाहते हैं. फिलॉसफी बेसिकली ये है ही चीज़ों की हकीकत को जानना. कहते हैं कि एसेंशियल्स वो बातें हैं जो आपको आपके फॉर फादर से मिलती हैं, सोसाइटी में वो सर्कुलेट करती रहती हैं लेकिन उनकी कोई बेस नहीं होती. कहती मैं उनसे दूर जाना चाहती थी और मैं सच्चाई को ढूंढना चाहती थी, इसलिए मैंने एक फिलोसफर बनने को पसंद किया. ये ब्यूवा और जेन पॉल सातर की मीटिंग थी इसके साथ चिगुएरा के साथ. चिगुएरा का अगर आपको पता हो तो ही वाज अ मार्क्सिस्ट. वो एक मार्क्सिस्ट था और उसने रेवोल्यूशन के लिए लड़ाई की थी. क्यूबा में मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन के लिए लड़ा था. इसके साथ भी एक स्टोरी एसोसिएटेड है. चिगवोरा को जब पकड़ा गया ना, उनको पकड़ाया तो उसे पकड़ाने वाला जो था वो एक चरवाहा था, बकरियां चुराने वाला. तो जब उसे पूछा कि आपने क्यों इसकी मुखबरी की है चिगवारा की, तो वो कहता था कि इसकी गोलियों से ना, वो कहते हैं ये तो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा था, लो आपने फिर भी उसे पकड़ा दिया. तो उसने चरवाहे ने ये जवाब दिया था कि मेरी जो भेड़ें हैं वो चिगवारा की बंदूकों से डर जाती हैं, मैंने इसलिए इसे पकड़ा दिया है. तो ये हाल होता है इनका जो लोगों के लिए लड़ते हैं. ये देखें, उसने अपने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया था मैथमेटिक्स और फिलॉसफी में 1925 में. उसके बाद उसने मैथमेटिक्स को पढ़ा था इंस्टीट्यूट ऑफ कैथोलिक से, एंड लिटरेचर और लैंग्वेज को पढ़ा था उसने इंस्टीट्यूट सेंट मैरी से. और उसके बाद उसने फिलॉसफी को पढ़ा था सरबोने से. ये इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से उसने अपनी हायर एजुकेशन या हायर लर्निंग जो थी उसे कंप्लीट किया था. ये देखें, उसने सेकंड सेक्स जो बुक लिखी उससे पहले उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, फॉर ए लॉन्ग टाइम आई हैव हेजिटेटेड टू राइट ए बुक ऑन वोमेन. वो कहती है कि शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग अ बुक ऑन वोमेन. वो हिचकिचा रही थी, वो इंटरेस्टेड नहीं थी. क्यों नहीं थी? द सब्जेक्ट इज इरिटेटिंग. सब्जेक्ट इरिटेटिंग है. इरिटेटिंग क्यों है? बिकॉज देयर वॉज ऑलरेडी टू मच डिस्कशन ऑन वोमेन एंड वोमेन इशूज, स्पेशली टू वोमेन, एंड इट इज नॉट न्यू. अब औरत के ऊपर बात करना कोई नई चीज नहीं थी. इनफ इंक हैज बीन स्पिल्ड इन क्वेरलिंग और फेमिनिज्म. कहते फेमिनिज्म के ऊपर बात करते हुए बहुत सी इंक जो थी वो ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी है. अब मेरा लिखना जो है, इट विल नॉट ब्रिंग एनी डिफरेंस, इससे कुछ नहीं होगा. एंड वी शुड से नो मोर अबाउट इट. कहती है वी नीड टू क्लोज इट्स टॉपिक. अब फेमिनिज्म के ऊपर कुछ और लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है. आगे क्या कहती है इट इज स्टिल टॉक्ड अबाउट. इसके ऊपर अभी भी बात हो रही है. However, for the voluminous nonsense uttered during the last century. कहते लास्ट सेंचुरी में औरत के अगेंस्ट जो भी बेहुदा मिथ्स जो थी वो सोसाइटी में सर्कुलेट हुई, seems to have done little to illuminate the problem. उसने इन इश्यूज को ख़त्म करने में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया. इसका मतलब है कि औरत के अगेंस्ट मिथ्स तो बनती रही, जोक्स तो बनते रहे, लेकिन उनके जो इश्यूज थे उनको ख़त्म करने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ. आफ्टर ऑल, इज देयर अ प्रॉब्लम. वो कहते हैं कोई मसला है जिसे हमने ख़त्म करना था. एंड इफ़ सो, अगर इशू है तो व्हाट इज़ इट, क्या है? पहले कहते मुझे इंटरेस्ट नहीं था लिखने में. उसके बाद कहती है क्योंकि पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है. लेकिन फिर वो कहती है कि जब मैंने सोसाइटी में फजूल बहस और गुफ्तगू देखी औरत के ऊपर, तो मुझे पता चला कि इन मसलों को हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई. फिर कहती है कि क्या वाकई कोई मसला है, और अगर है तो मसला क्या है? आर देयर वुमेन रियली? क्या औरत होना मसला है? वन वंडर्स इफ वुमेन स्टिल एग्जिस्ट. एक इंसान को हैरत होती है कि अगर औरत अभी भी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, इफ दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट, और अगर वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी सोसाइटी में, वेदर और नॉट इट इज डिजायरेबल दैट दे शुड, व्हाट प्लेस दे ऑक्यूपाई इन दिस वर्ल्ड. कहते हैं कि अब उसके लिए ये चीज़ डिजायरेबल नहीं है, वो ये क्रेव नहीं करेगी, और उसे नहीं करनी चाहिए कि व्हाट प्लेस दे ऑक्यूपाइड इन दिस वर्ल्ड, कि वो इस सोसाइटी के अंदर कौन सी प्लेस पे है, उसका मुकाम क्या है इस सोसाइटी में, एंड व्हाट देयर प्लेस शुड बी, और उसका मुकाम क्या होना चाहिए.
मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि एक मूवमेंट, एक स्ट्रगल तब आती है जब व्हाट इज और व्हाट शुड बी के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ भी यही कह रही है वो कि औरत के हालात के ऊपर बात तो वो बहुत कर रहे हैं। तो औरत की ये ख्वाहिश नहीं है कि उसकी जो कंडीशन है उसे उस बारे में जानने का हक मिले, क्या है और क्या होनी चाहिए।